अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, गुल प्लाजा की आग महज एक इमारत का जल जाना नहीं, ये कराची के इज्तिमाई ज़मीर का एक और इम्तिहान है। और अफसोस की बात यह कि हर बार की तरह इस इम्तिहान में भी रियासत, हुकूमत और निज़ाम बुरी तरह फेल दिखाई देते हैं। 34 घंटे तक भड़कती आग, लाशें, जले हुए एज़ा, लापता इंसान और बाहर खड़े वो खानदान जिनकी दुआएं मलबे तले दब गईं। ये सब किसी एक रात का हादसा नहीं, ये बरसों की गफलत, नाअहली और बेहिस्सी का शोला है जो आज फिर भड़क उठा है। अब तक की इतलात के मुताबिक जहां बाक अफराद की तादाद 28 हो चुकी है। पहला जाविया इंसानी अलमिये का है। वो दुकानदार जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन दुकानों में लगाई, वो खानदान जो शादी की खरीदारी के लिए आए और वापस सिर्फ सिस्कियों के साथ लौटे, वो बच्चे जो शायद मलबे में दबकर तारीख का हिस्सा बन गए। कराची में आग सिर्फ इमारतें नहीं जलाती, ये खानदान, ख्वाब और मुस्तकबिल जला देती है। आतिशज़दगी और उसकी जद में कराची के बासियों का आना कोई नई बात नहीं है। सिर्फ गुज़श्ता साल की ही बात करें तो कराची में साल 2025 के दौरान आतिशज़दगी के 2500 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता बरस शहर के 29 फायर स्टेशन में आतिशज़दगी के मजमूई तौर पर 2524 वाक़यात रिपोर्ट हुए। एक अहम बात यह है कि ये वाक़यात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इस बयान के बाद हुए जो उन्होंने नवंबर 2023 में दिया था कि शहर की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने का फैसला किया है और इस हवाले से 3 टीमें तश्कील दे दी गई। देखा जाएगा कि किन इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद है या नहीं। मुशाहिदे में आया कि कई बड़ी कमर्शियल इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते ही नहीं है। KMC का अमला इन इलाकों में तमाम बड़ी इमारतों का जायजा लेगा। जिन इमारतों में हंगामी अखराज के रास्ते हैं वहां की इंतजामिया उन्हें वाज़े करे। कानून के मुताबिक बड़ी इमारतों में फायर सेफ्टी का निज़ाम और हंगामी अखराज के रास्ते होना लाजमी है, लेकिन जब 265 इमारतों का ऑडिट किया गया तो शहर कायद की 3 अहम शाहराओं के 267 में से 6 इमारतों में फायर सेफ्टी सहूलत मौजूद होने का इंकशाफ हुआ। KMC रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद ही नहीं है। 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, जबकि 70% इमारतों में बिजली की वायरिंग गैर मियारी है। ससास ऑडिट रिपोर्ट के बाद कहा गया कि तमाम इमारतों में इन सहूलियात का इजाफा किया जाएगा, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। चीफ फायर ऑफिसर कराची हुमायूं अहमद का दावा है कि कराची में जहां 200 फायर स्टेशन की जरूरत है वहां सिर्फ 28 फायर स्टेशन मौजूद है। कराची फायर ब्रिगेड में मजमूई तौर पर 1353 असामियां हैं। सिर्फ 913 मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तकरीबन 440 असामियां खाली हैं, यानी आप कहें कि 33% से ज्यादा स्टाफ की कमी मौजूद है। आखिरी भर्तियां 2009 मतलब 16 साल कबल हुई थी और तब से भर्तियां नहीं हुई। इसकी वजह से स्टाफ में मुसलसल कमी आई है। साल 2023 गुजरा, 24 गुजरा, 25 गुजरा और अब 2026 है और हुकूमत की हालत यह है कि अपने कहे पर अमल दरामद करना तो दूर की बात है। मौजूदा साहने गुल प्लाजा में आग लगने के 23 घंटे बाद मेयर कराची जाए वकुआ पर पहुंचे। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से कादिर मंदूखल साहब और उनके साथ मौजूद हैं मुन्निम जफर साहब, अमीर हैं जमात इस्लामी। आप दोनों को वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। कादिर मंदूखल साहब, बगैर किसी इदादो शुमार और तनकीद के पहला बुनियादी सवाल आपसे ये है कि गुज़श्ता कम अज़ कम 2 दिहाइयों से सिंध में आपकी हुकूमत है। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, मगर आज तक आपकी हुकूमत कराची को महफूज बनाने में नाकाम रही है। अगर कोई बाहर जाता है, कोई शॉपिंग के लिए गए हैं तो कोई बच्चा गटर में गिर जाएगा, टैंकर माफिया है तो वो दिन ब दिन मजबूत तर होता जा रहा है। मतलब कराची महफूज नहीं है। आखिर इस नाकामी की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आपने एक सवाल के अंदर 100 सवाल कर दिए, मुझे जवाब देने की थोड़ा सा वक्त दे दे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची 2 दिहाई से हमारे पास नहीं है। 17 साल में हमारा वज़ीर आला है, मगर आखिरी 7 साल छोड़ के उससे पहले 10 साल में MQM हमारी इत्यादी थी, जो टॉप की वजारतें, वजारत कानून, वजारत दाखिला, वजारत बल्दियात, वजारत एजुकेशन, वजारत हेल्थ, वजारत बल्दियात, ये उनके पास था। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि कराची तकरीबन कम से कम 38% से कम जो एरिया है वो कराची के सिंध हुकूमत के पास है। उस 38% के बाद जो एरिया है वो कंटोनमेंट है, बेरिया है, नेवी है, एयरफोर्स है और DHA है। ठीक है, लेकिन उसकी जो बड़े बड़े रोड है, प्रोजेक्ट है, वो सिंध हुकूमत बर्दाश्त करी है। अब आई ये 38% के अंडर 38% जो कराची हमारे पास बचती है उसमें 25 टाउन है,
25 टाउन में 9 टाउन जो है ना वो जमात इस्लामी के पास है, 3 टाउन पीटीआई के पास है, बाकी 14 टाउन हमारे पास। ठीक है। आपने जो गटर के बच्चे की बात की थी, जो पहला बच्चा जो गटर में गिरा था वो जमात इस्लामी का टाउन था, हमने फिर भी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। दूसरा जो बच्चा गिरा था वो पीटीआई का टाउन था, फिर भी हमने जिम्मेदारी कबूल किए। सवाल ये है कि इन सारी चीजों को लेके, और इससे पहले एमक्यूएम 30 साल मुख्तलिफ डिक्टेटर जमहूरी हुकूमत के साथ है, और 7 साल में जो वो सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं है मगर वफाक का हिस्सा है। कराची जो माजी में कत्ल गारत, ड्रिलें, मशीनें, बुरीबंद लाशें, दहशत गर्दी, पंजाबियों को कत्लेआम, पठानों का कत्लेआम, सिंधियों बलोचों का और खुद माजरूर कत्लेआम, ये भी आपको कराची का हिस्सा रहा है, कराची का तारीख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज अब नहीं है। अब लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो सीवरेज का, पानी का या गटर के ढक्कन का, ये सारी चीज करे, बिल्कुल वैलिड सवाल है। और उसके साथ साथ मैं करूं जो आज का वाकया है, इसके वाकये से बिल्कुल मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, बिल्कुल 100% मैं ओन करता हूँ। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से बाकायदा जो है ना वो एक ताजरुम के साथ मिलकर एक कमेटी अनाउंस की है, और सिंध हुकूमत ने जुडिशल जो है ना वो इंक्वायरी का भी ऑफर की है। मैं समझ रहा हूँ कि मनम जफर साहब या पीटीआई, एमक्यूएम, सारे लोगों को मिलके और ये जुडिशल इंक्वायरी करानी चाहिए कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी। मैं तो कबूल कर रहा हूँ, मेरे अंडर जो डिपार्टमेंट है वो तो मैं कबूल कर रहा हूँ। साथ साथ में ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ, और किसी की दिल आजारी न हो, कि ये जो प्लान अप्रूव हुआ है, ये प्लान जो है ना वो एमक्यूएम के दौर में 95 में 98 में ये प्लान अप्रूव हुआ है। उसके बाद कंप्लीशन इस प्रोजेक्ट का जो हुआ है वो भी अरबाब रहीम और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वो हुआ है। उसके बावजूद हम कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, हमें अफसरान के ऊपर जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ गलती है कहाँ नहीं है। माजी में अगर आपको याद होगा कि माजी में जहां बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोगों को जिंदा जलाया गया, उसके बाद उस वजीर ने इस्तीफा भी दिया, एमक्यूएम की बात कर रहा हूं, और उसके बाद उन कातिलों को ओन भी एमक्यूएम ने की है। मुखबर खास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे लोग हैं, हम करें। मैं उस बात पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जो हमारी जो शॉपिंग एरिया है, जो हमारी जो यूनियन है, इस गुल प्लाजा में जो गैर कानूनी दुकानें बनाई वो एक अलग है। 1200 दुकानें, 1200 दुकानों में फी दुकान 8000 यूनियन को महीने का फीस जाता है, यानी ये बन जाता है तकरीबन 96 लाख। इस 96 लाख में उन्होंने पानी का बंदोबस्त भी जरूर किया होगा, उन्होंने गैस का भी जरूर किया होगा, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी लगाया, उन्होंने पार्किंग भी बना है। जो असल सिंपल इज दैट कादर मंदू खाल साहब, जो सिंपल ये है 2023 में भी जो है जो केएमसी के जो मेयर थे मुर्तजा वहाब साहब, उन्होंने जब यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट में एक ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि 265 में से 155 बिल्डिंग्स के जो है उनमें ना फायर अलार्म है, ना स्मोक डिटेक्टर्स है, ना कोई सेफ्टी एग्जिट्स है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ना हुआ ना, फिर आप कह रहे हैं कि हम बरीउल ज़फ़ा तो नहीं हो सकते, आपकी उतनी ही जिम्मेदारी पड़ती है जितनी एमक्यूएम और पीटीआई और बाकी उनके। मोनम जफर साहब, बतौर अपोजिशन लीडर केएमसी, ये सवाल आपसे भी बनता है कि फायर सेफ्टी और कराची में इमारतों की जो खस्ता हाली है जैसे संगीन मसाइल पर आप लोगों ने कितनी मुअस्सर अपोजिशन की है? क्यों आप सानियात से पहले हुकूमत को इस बात पर कायल ना कर सके कि वो इन मामलात को संजीदगी से ले? देखिए, जब भी कोई हादसा होता है, उस हादसे के बाद ये बात होती है, कमेटियां बनती हैं, और कमेटियों की रिपोर्टें फिर एक जाने फाइलों की नजर हो जाती हैं। अब पहला हादसा तो नहीं है ना, ये बात यहाँ आई कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री का हादसा हुआ, इसी तरह अर्शी सिनेमा की जो मार्केट थी उसका हादसा हुआ, कोऑपरेटिव मार्केट का हादसा हुआ, आरजे मॉल के अंदर आग लगी, और गुज़श्ता 1.5 साल में छोटे बड़े 2500 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं, आतिशज़नी के वाकयात हो चुके हैं, और फिर ये गुल प्लाजा का वाकया। अब हमें ये बताया जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्डिंगों में लगाना किसकी जिम्मेदारी है? ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होता था, जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की पूरी मिली भगत के साथ अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गया है पिछले 12 साल पहले। तो अब ये बताया जाए कि फायर फाइटिंग सिस्टम जहाँ लगा हुआ है उसका ऑडिट होना। सही करें मनम साहब की आवाज मुझे नहीं पहुंची। फायर फाइटिंग सिस्टम का ऑडिट होना, इसी तरह अलार्म सिस्टम बिल्डिंगों में होना, इसी तरह एग्जिट रूट होना, वेंटिलेशन का निजाम होना, ये सारे काम मुझे बताइए ना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किस तरह एनओसी दे दिए जाते हैं ये इदारे? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। ये जो सारे इदारे हैं,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ये सारे इदारे तो करप्शन का गढ़ बने हुए हैं। ये एनओसी कैसे दे देते हैं बनने वाली इमारतों को कि जब ये सारी चीजें मौजूद ना हो, उनके अंदर कोई सिस्टम मौजूद ना हो, जहां सिस्टम हो वहां ऑडिट ना होता हो। तो इसलिए ये रेस्पॉन्सिबल तो है ना। आज कोई इदारा काम कर रहा है अपने हिस्से का जिसको काम करना चाहिए था। कराची का इदारा कोई ऐसा है बता दिया जाए। अभी इन्होंने बात की वो गुलशन टाउन में आता था, वो पीटीआई के टाउन में आता था। मेरे भाई, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम है ये गटर के ढक्कन लगाना, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम है। इसके जो मेयर हैं वो मुर्तजा वहाब साहब हैं, चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के। ये किसी और पे डालकर जान नहीं छूट सकती। या आपने जिम्मेदारी कबूल की है, बहुत अच्छी बात है, आपने जिम्मेदारी तो कम से कम कबूल कर ली। मुर्तजा वहाब साहब तो 23 घंटे बाद पहुंचे हैं और 23 घंटे बाद पहुंचने के बाद जो आवाम का रिएक्शन था वो भी सबने देख लिया। तो ये सिचुएशन है। हम तो कहते हैं भाई कराची को जीने का हक दो, कराची के रहने वाले लोगों के मसाइल हल करो। कराची के मसला दिन ब दिन कराची के सारे इदारे तनज़ुली का शिकार हैं। कराची के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। और वजह यही है कि यही सारे लोग बरसर इक़्तिदार रहे हैं। 17 साल से पीपल्स पार्टी है, 5 से 6 साल एमकेएम उसके साथ जो है वो शराकतदार रही। 2008 से 2013 तक, और उससे पहले भी एमकेएम मौजूद थी यहाँ सारे इदारों में। अब सिर्फ देख लीजिए ना, ये फायर ब्रिगेड का जो पूरा निज़ाम है ये क्या निज़ाम है यार। एक शहर है, 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, जिसकी आबादी पहले आप खा गए 1.5 करोड़ आबादी। एमकेएम, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर 2 करोड़ 3 लाख आबादी नोटिफाई करवा दी इसकी। पहले आबादी खा गए और उस आबादी के अंदर भी आपके पास 28 फायर स्टेशन हैं। कितनी गाड़ियां हैं सबने देख ली कि 18 से 20 गाड़ियां आग बुझाने का काम कर रही थी। उसके अंदर भी टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे। ये वो तो टेक्निकल फॉल्ट भी तो इसी वजह से आया था कि सर जो मेंटेनेंस करनी थी वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू अभी तक कादिर साहब वो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, जो वो 50 फायर वो थे। और उसकी रीज़न भी अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या इसी तरह की ब्लेम गेम जारी रहेगी? क्योंकि महकमा फायर ब्रिगेड में अगर हम देखें सर, अगर हम कादिर मंदू खाल साहब अगर हम देखें फायर ब्रिगेड में ग्रेड 1 से ग्रेड 17 तक मजमूई तौर पर 440 असामियाँ खाली हैं और इस वक्त 1353 मुलाजमीन की कैपेसिटी है। ताहम उसमें सिर्फ 913 मुलाजमीन अभी तक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये टेक्निकल ये कोर इश्यूज है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। क्यों हर बार कोई बड़ा सानिया होता है और फिर ये दोबारा से डिबेट हो जाती है और एक दूसरे पे ब्लेम शुरू हो जाता है? क्यों मसाइल हल नहीं हो पा रहे? देखिए, पहली बात तो ये कि जहां पीपल्स पार्टी के हुकूमत अपॉइंटमेंट करती है तो एमकेएम और दूसरे तीसरे कोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ फायरमैनों की कमी है, यकीनन होना चाहिए, मुझे उसका आदाद नहीं पता, लेकिन ये भी तो देखे कि एक फायरमैन ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदारा गफलत है, अदालत ने बर वक्त काम कर रहे और 24 घंटे मौजूद था। और फिर दूसरी बात है कि सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला ने आज एक कमेटी ताजरों के और सिंध हुकूमत के नुमाइंदों की कमेटी बना ली है। तो ये तखमीना लगाएंगे जो नुकसान और जो बेचारे चले गए, ये उसका नाम बदल तो नहीं है, मगर फी कस 1 करोड़ रुपए उनको भी दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ में ये कहना, फिर से हुकूमत ने यहाँ जुडिशल इंक्वायरी के भी ऑफर की है। तो मनम जफर साहब आइए, जुडिशल इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का होने चाहिए। मेरा कोई पार्टी का ओहदेदार कोई नुमाइंदा जो है ना फंसता है तो उसको भी फंसने दो, कोई और फंसता है तो उसको फंसने दो, ताकि वंस फॉर ऑल जो है ना इसका डिसाइड हो जाए कि आखिरी सानियात क्यों होते हैं। और ये बात कहने के आपके पास 9 टाउन और 80 से ज्यादा यूनियन काउंसिल होते हुए आपके तरह गटर का ढक्कन जो है ना वो वाटर बोर्ड लगाएंगे, तो आप किस चीज के लिए हो? आपको जो 14 अरब रुपए तमाम टाउनों को सिर्फ ये कीमत में मिले, 13 लाख रुपए हर यूसी को मिल रहे, जिसमें गटर के ढक्कन पैसे भी मिले हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी बता दें कि गटर का ढक्कन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो सिंध हुकूमत की है। फिर आपके 9 टाउन और 80 से ज्यादा जो यूनियन काउंसिल है वो क्यों है? लेकिन सवाल ये जो है ना, वो तनकीद करना बड़ा आसान काम है। रोजाना मनम जफर साहब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मगर इनसे ये पूछो कि आपकी अपनी 80 यूनियन काउंसिल में और 9 टाउन में आपकी वहां दूध की नहरें भरी, वो जो बच्चा जान से गया, क्या वो भी जाके मेयर मुर्तजा वहाब की जिम्मेदारी है? उसके बावजूद जिम्मेदारी कबूल की, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं माफी का तलबगार हूँ। औरंगी में जो हुआ पीटीआई का एरिया था, फिर भी उसके बावजूद हमारे डिप्टी मेयर सलमान मुराद वहां पे गए, वो लाइकिन से बात की, सब चीजें उनके साथ बैठे हुए। हमने तो अपनी खंदा पेशानी से आपकी तनकीद पर बर्दाश्त की है और आपको ऑफर भी करे, क्या ये कराची हम सबका है?
कराची किसी एक कौम का, किसी एक पार्टी का नहीं, सबका एक गुलदस्ता है पाकिस्तान का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। मंदू खैल साहब, आप पे क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि कराची के मामले पर आपकी जमात संजीदगी इसलिए भी नहीं दिखाती कि क्योंकि यहाँ से पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलते बल्कि एमक्यूएम और पीटीआई को वोट पड़ते हैं, इसलिए तरक्याती मंसूबे ज्यादातर अंदरूनी सिंध मुंतकिल कर दिए जाते हैं, ये तनकीद की जाती है और कराची को इसका 20% भी नहीं मिलता। क्या अवामी फलाह में भी वोट की सियासत रुकावट बन चुकी है? आप भी कमाल करते हो, सुनी सुनाई बात करके आपको नेशनल टीवी बता देते हो। कराची बिलावल भुट्टो का शहर है, कराची हमारा सबका, मेरे सारे बच्चों का, हमारी सबकी पैदाइश यही कराची में है। ये आपको किसने बोला कि हम कराची को नहीं करते हैं? यहाँ से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कराची से पड़ा हुआ है, बिलावल की पैदाइश ही है, सब कुछ है। आपको किसने बोला है? कराची आज अगर मेयर मुर्तजा वहां बैठे हुए तो वो किस पार्टी का है? क्या वोट नहीं मिल रहे? यानी जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन जीत गए तो वो फॉर्म 45 है, हमारे वाले जीत गए तो वो 47 है। अब ये क्या बात है? आपका अपना अमीर जो है ना वो तो हार गए सूबाई असम्बली का, आपकी जो है ना वो पूरे पाकिस्तान के जो आपका अमीर है वो तो खुद हार गए और उसने तस्लीम की है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हम नुमाइंदे नहीं है? फिर आप कैसे कहते हैं कि एमक्यूएम को, मुखबरी खास को और गवर्नर का वीडियो तो आपने भी देखा होगा, उसने बोला हमें तो वोट नहीं मिला है। तो आप मुझे बता दो, उनकी अपनी वीडियो जब लीक होती है हमें वोट नहीं मिला, जमात इस्लामी का अमीर खुद कहता है मैंने। लेकिन कराची के मसाइल तो सर वहीं के वहीं है ना, उनके मसाइल कराची की आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा ना, वो मसले तो वहीं पे है। कराची की आवाम कौन है? मैं कराची की आवाम हूँ। आपने कैसे कह दिया? कराची की आवाम कौन है? कोई सुबह खुदाई मखलूक है? कराची की आवाम पीपल्स पार्टी की आवाम है। सर कुछ मोनम जफर साहब आप बता दीजिए, बल्दियाती इंतखाबात के बाद कराची ना खेले, मेरी बात सुनो, कराची मेरा शहर है, कराची मेरे कायद का शहर है, कराची पाकिस्तान का हब है। तो आप ये नहीं कि कराची का पीपल्स पार्टी वाले तो या जो हमारे एमपी है मैंने कराची सर हम सबका है, लेकिन कराची की मसाइल को उनकी जो सर कराची के मसाइल को कोई ओन करे ना सर, जो मसले हैं जो जिम्मेदारी लेना, हर दफा इसी तरह के कोई ना कोई वाकयात हो जाए। आप देखें एक साल में तकरीबन 2600 से ज्यादा वाकयात हुए हैं आग लगने के, जिसे सर नॉट नॉर्मल। मोनम जफर साहब ये भी कुछ चेमे गोई है कि इंतखाबात के जी आप सवाल छोड़ दिए, जवाब को ले ले। मंदू खैल साहब सवाल छोड़ दिए, आप जवाब को ले ले। एमक्यूएम के नुमाइंदा बन के ना करे सवाल। आपको सर मैं कराची की आवाज उठा रही हूँ, ये सारी बातें वहीं से हो रही हैं। लोगों को जिंदा जला के आपको याद नहीं है? आपको कराची में या खून से जो नाला गया आपको याद नहीं? आज तो कम से कम लोग गटर को रो रहे हैं, आज तो कम से कम लोग कहते हैं पानी सीवरेज नहीं है। सर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर एमक्यूएम ऐसे कर रही थी तो आप ऐसे करें, तो सर ये जस्टिफिकेशन नहीं है। मोनम जफर साहब, बल्दियाती इंतखाबात के बाद ये चिमुगैयां भी थी कि आपका जमात का भी मेयर आ सकता है, मगर सवाल फिर ये कि क्या कराची के लिए आप लोगों के पास कोई जामे प्लान मौजूद है या आप सिर्फ बतौर अपोजिशन हुकूमती तनकीद तक ही महदूद रखेंगे? कोई ऐसा मंसूबा है? कराची के लिए मंदू खैल साहब हो रहे हैं, इसी जज्बे के तहत अगर कुछ काम कर लें, करप्शन छोड़ दें तो इंशाल्लाह ताला कराची के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। जिस जज्बे का इजहार कर रहे हैं, जितने जज्बाती हो रहे हैं ये, मेरा ख्याल है कि जो काम हो रहे हैं ना केएमसी के तहत, वो 9 टाउन में ही काम हो रहे हैं जमात इस्लामी के। एक टाउन बता दिया जाए पीपल्स पार्टी का कि जहां कुछ काम हो रहा हो और उस काम को ये पब्लिक के सामने, ये मीडिया के सामने लेकर आ सकें। इस वक्त शहर का जो हाल किया हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बताएं ना कि बीआरटीज के नाम पे पूरे शहर को रेड लाइन के नाम पे खोद दिया गया है। बताएं ना भाई कि जो कुत्ते काट रहे हैं वैक्सीन तक मौजूद नहीं है, कुत्ते के काटे की वैक्सीन 10 दिन में 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। जरा बताएं कि डंपर और टैंकर के जो वाकयात हो रहे हैं इसको कंट्रोल करना क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? 250 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं जिसमें बच्चे, नौजवान, खवातीन, बुजुर्ग सब जो है वो इसका निशाना बने हैं। हम तो ये कहते हैं भाई कराची को जीने दें, कराची को उसका जायज हक दें और कराची के जो 3360 अरब रुपए, ये मैं नहीं कह रहा, वफाकी सेक्रेटरी यूनिस डागा साहब ने कहा है कि 3360 अरब रुपए जो कराची का राइट था, इन 3360 अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने हड़प कर लिए। अगर ये कराची में लगते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती जिन हालात से इस वक्त शहर कराची गुजर रहा है। इस वक्त जितना बड़ा सानिया पेश आया है, इस वक्त देखिए ना आप, तकरीबन 24 से 25 बॉडीज निकाल ली गई हैं, 70 से ज्यादा लोग जो अंदर फंसे हुए हैं। लोग बेबसी के आलम में अपने कारोबार को तबाह होते देख रहे हैं। 48 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए 48 घंटे में इस शहर में जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है,
पाकिस्तान के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देता है, सूबे का रेवेन्यू इसी शहर से बनता है। इस सूरत-ए-हाल ये है कि 48 घंटे के अंदर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बार बार भड़क रही है। वो आग जो आपने पूरे शहर में लगाई है वो आग भड़क रही है इस वक्त, और लोग जो है वो अपने प्यारों के इंतजार में बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। तो खुदारा इस शहर पे रहम कीजिए, इस शहर के रहने वालों को जीने दीजिए, जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करना उसकी जिम्मेदारी कबूल कीजिए और इनके हल के लिए संजीदा कोशिश कीजिए। ठीक, कादिर मंदूखेल साहब, अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और ताजिर तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुतालबा किया जा रहा है कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर एक हाई लेवल तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया जाए। क्या हुकूमत वाकई इस मामले पर कोई कमीशन बनाने जा रही है? देखिए, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि हुकूमत ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसमें ताजर रहनुमाओं को मिली है, और साथ साथ में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी की भी ऑफर की है। आइए मुन्नम जफर साहब, जितने उन्होंने तकरीर की है वो जाके जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर ले और उसको बनाने दे, और ये खुद मेंबर बने और फिर ये सारी चीजें बता दे उसमें। लेकिन मुझे बड़ी हैरत, जहां ये मकबूरों को टोला कराची पे मुसल्लत किया गया है MPMNA के नाम पे, उनके बारे में इनके मुंह से नहीं निकलती। शायद उनको ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोग, ये मकबूरों को टोले का नहीं है, जो अवाम है वो अल्ताफ हुसैन को है जो इस वक्त MQM ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी ये सारी तकरीर के बावजूद आप एक अपना एक तजवीज तो बता दे, एक लाइमल तो बता दे। आपके 9 टाउन है, आपके थे हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपके 80 से ज्यादा UC है, आपके हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर आपकी 9 टाउन की जिम्मेदारी भी नहीं है, गलियां आप ओन नहीं करते, आपका मेयर ओन नहीं करता, आपकी जिम्मेदारी क्या है भाई? फिर जी, तो आप बताओ, आप 9 टाउन को मॉडल टाउन बना के तो फिर हमें बता दें, आपने इस 9 टाउन में उस गटर में जो बचे आपके टाउन में हमारे 9 टाउन में काम जारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब आपके और साबित कौन करेगा? आपके ऊपर साबित कौन करेगा कि आपके टाउन के अंदर बच्चा जो है जांच जाता है, आपके तय मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई ये डायलॉगबाजी से कराची वालों को जो वो पेट नहीं भरता है। ये सुन लेना, ये कराची खेलते हुए, ये कराची खेलते हुए ये बंद कर दे। कराची खेलते हुए, कराची हमारा है, हम सब का है। लेकिन सर मुर्तजा वाद साहब तो मेयर कराची है ना, वो किसी एक टाउन के तो मेयर नहीं है ना। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुर्तजा वाद साहब पे आती है जो कि आपकी पार्टी से है। ये सवाल आपने जवाब की दौरान के 50% इलाकों में पानी नहीं आ रहा। जी, मैं कह रही हूँ कि मुर्तजा वहाब साहब पूरे कराची के मेयर है, सिर्फ एक टाउन के तो मेयर नहीं है ना। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पर आती है ना, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मुन्नम जफर साहब, सानिया बल्दिया फैक्ट्री के लवाहिकीन को आज तक मुकम्मल इंसाफ नहीं मिल सका। अगर इस बार भी गुल प्लाजा का वाकया वक्त के साथ मदम हो जाता है और जिम्मेदारान कानून के कटहरे में नहीं आते, तो इसमें अपोजिशन भी बरीउल ज़मान नहीं होगी। क्या आप इस हवाले से किसी बड़े एहतजाज या कोई लाएअमल का ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला हम अहले कराची को तना नहीं छोड़ेंगे। ये कराची लावारिस नहीं है, कराची को इसका हक देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप जबानी जमा खर्च करते रहिए, आप कराची को ओन नहीं करिए। मेयर साहब कहते हैं 106 सड़कें मेरी हैं, गलियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, बात यह है कि 17 साल से बरसर इक़्तिदार हो, ओनरशिप लो ना शहर की ओनरशिप नहीं लेते, लेकिन जमात इस्लामी शहर की ओनरशिप लेती है। आपने ये जो जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बनाई है, ताजिरों से मुलाकातें की हैं, हम इसको सराहते हैं। चलें, आप ताजिरों से मुलाकातें कीजिए, लेकिन शहर के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना, शहर के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको ऑन बोर्ड लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको ऑन बोर्ड लें और एक ऐसा कमीशन बनाया जाए कि जिसके नताइज भी सामने आए। ऐसा ना हो कि जिस तरह 2012 में बल्दिया टाउन की फैक्ट्री का वाकया हुआ, लोगों को मंसूबाबंद तरीके से 259 लोगों को जलाकर राख कर दिया गया। आज तक इंसाफ के मुतलाशी हैं, आज तक ये कमेटियां बनती हैं, कमेटियां बनने के कुछ अरसे बाद एक अगले साने का इंतजार किया जा रहा होता है। तो इसमें तो जिम्मेदार हुकूमत है ना। हम तो बात कर रहे हैं, करते रहेंगे, एहतजाज का राइट रखते हैं, हम इंशाल्लाह ताला वो भी इस्तेमाल करेंगे। आज दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि कमेटियां बनती हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स भी आती हैं, लेकिन जब तक वो नतीजा खेज नहीं होती तो वो इफेक्टिव नहीं होती। मंदूखेल साहब, आपका लास्ट कमेंट्स और फिर हम वाइंड अप करते हैं। देखिए, एक तो बात यह है कि बार बार एक चीज को रिपीट करना, और अभी भी देखो MQM का नाम नहीं लिया उन्होंने। बल्दिया फैक्ट्री में 259 लोगों को नाम लेने का चक्कर फायदा में नहीं जिंदा है। जलाएं, नाम लेने की हिम्मत नहीं है। मुस्तरद कर दिया है कराची के लोगों ने। ना सुन ले मेरे भाई, ऐसा ना करे। कराची के जी, इनको एक सीट ऐसा ना करे ना, मुस्तरद कर दिया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भी 7 सीटें मिल गई हैं, 15 उनको मिल गई, आपको भी मुस्तरद की है,
7 सीटें आपको आपको भी मिल गई, मुस्तरद किया 15 उनको कराची मिल वालों गई। ने। आपका और अमीर आपने जमात इस वक्त- इस्लामी जो है ना वो आपका हार चुका है। इस वक्त आप बताओ, आप खुदा की कसम बता रहा हूँ, A++ आपकी टीम बने हुए हैं। पीपल्स पार्टी होती तो उनका सरबराह हार जाता, तुम्हारा A++ सियासत का नाम टीम नहीं बने हुए हैं लेता। आप लोग फिर भी इस तुम बार। लोग जाके 200-400 लोगों रोड पे निकाल लेते, एहतजाज कर लेते, A++ किसको भी अच्छा, बना रहे हो? मुझे एक बात ठीक है, बताओ, मोनिब आपने जफर कराची के साहब लिए क्या उनको किया? रिमार्क्स देने दें। जी जी मंदुखिल साहब। दूसरी बात ये जो जुडिशल कमीशन की ऑफर की है सिंध हुकूमत ने, इनके ऊपर अभी से सवाल उठा दिए। अब मुझे बताओ, आप यानी अभी कमीशन बना ही नहीं है, अभी उसकी फाइंडिंग आई नहीं है, और कह रहे कि नहीं इसके ऊपर उसकी तरह हो जाएगा, उसकी तरह हो जाएगा। ओ भाई, खुदा को माना, तरीके से सलीके से सारी चीजों को ले ले। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एहतजाज करें। अपोजिशन का मतलब ये है कि तजावीज भी देना। आपने हमेशा केएमसी के अंदर, उसके हाल के अंदर आपने सिर्फ ओड़मबाजी की, आपने कोई तजावीज नहीं दी है। आपने हर मर्तबा नारे लगाए मेयर के खिलाफ, आपने तजावीज नहीं दी। आइए, अगर शेर को आप ओन करते हो तो तजावीज दे। तनकीद करना बड़ा आसान है, तजावीज दे कि कैसे होना चाहिए, आपके तजवीज के ऊपर आप अमल करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखिल साहब पीपल्स पार्टी से। मुजफ्फर साहब जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी और आपने देखा कि किस तरह से अभी भी ब्लेम गेम जारी है, एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन जो रियल इशू है उस पे बात नहीं कर रहे, उसके सोल्यूशंस पे बात नहीं कर रहे। मैं तो बस यही कहूँगी, वारे कराची के लोग, तुम लोगों की किस्मत। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता कई दिहाइयों से आग में झुलस रहा है। गजा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने तस्दीक की है कि गजा की पट्टी में सीज फायर मुआहिदे के नफाज के इब्तदाई 100 दिन के दौरान काबिज इसराइल की संगीन खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं। सीज फायर के 99 डेज के दौरान काबिज इसराइल ने 479 फलस्तीनियों को शहीद किया, जबकि 1280 अफराद को जख्मी किया गया, जिसका मतलब योमिया औसतन तकरीबन 5 शोदा और 13 जख्मी बनते हैं। एक बार फिर ट्रंप की जानिब से अब गजा पीस बोर्ड का ऐलान किया गया, मगर जमीन पर लाशें गिरना बंद नहीं हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है उसमें पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने की दावत देना एक अहम सफारती पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस बोर्ड में शिरकत की दावत दी गई और पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि वो गजा में पायदार अमन के लिए आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा, बशर्त यह कि मसले फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हो। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ और फ़लस्तीनी अथॉरिटी में असलाहत जैसे नुकात पर काम करेगा। मगर इसी मंसूबे के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ा है, क्या अमन वाकई मुमकिन है जब इस बोर्ड को इसराइल ने खुलेआम मुस्तरद कर दिया हो? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर का कहना है कि इस बोर्ड की तश्कील इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ है और इसराइल से मुशावरत तक नहीं की गई। यानी जिस फरीक के हाथ में गजा का अस्करी कंट्रोल है वही इस अमन फॉर्मूले को मानने से इनकारी है। उधर गजा की जमीनी हकीकत इस अमन मंसूबे की नफी कर रही है। शदीद सर्दी, बुनियादी सहूलतों की कमी, इमदाद की बंदिश, बच्चों की अमवात, घरों से बेदखली और एनजीओज पर पाबंदियां, ये सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गजा आज भी एक खुली जेल है। हमने देखा कि कैंप में एक बच्ची का सर्दी से दम तोड़ देना इस आलमी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है, जो अमन बोर्ड तो बनाता है मगर कंबल नहीं पहुंचा पाता। इसी खित्ते में एक और खतरनाक फाइल ईरान की भी खुल चुकी है। साबिक अमरीकी सफीर का दावा कि सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का मंसूबा रखते हैं। महज एक बयान नहीं बल्कि एक मुमकिना आलमी बहरान की घंटी है। ईरान ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम लीडर पर किसी भी हमले को मुकम्मल जंग तस्वर किया जाएगा। सवाल यह है कि नाजरीन, क्या गजा का अमन बोर्ड वाकई अमन लाएगा या ये एक और सफारा है जिसके पीछे जंग के साए मजीद गहरे हो रहे हैं? और क्या ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले की हमाकत ट्रंप कर सकता है? इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जोहर सलीम, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जोहर साहब, पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि मसला फ़लस्तीन का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, और अब गजा के लिए बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को दावत मिलना, क्या आप इसे हकीकी सफारती कामयाबी समझते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो फ़लस्तीन से मुतालिक नजरिया है उसकी आलमी सतह पर पजीराई हो रही है? जी, पाकिस्तान उन मुल्कों को जिनसे कंसल्ट किया जा रहा है इस मशरिक़ वुस्ता के इस बहुत अहम मामले पे, बेशक वो अमेरिकन हैं, बेशक वो जो हैं सऊदीज हैं, या जिस तरह देखें जॉर्डन हैं, जो इजिप्शियंस हैं, जो भी इसमें अहम तरीन ममालिक हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें,
तो बिल्कुल पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं, कंसल्ट भी कर रहे हैं। अलबत्ते ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, इसमें देखें इसको 60 के करीब उन्होंने दुनिया में जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और उनको गवर्नमेंट्स हैं उनको दावत दी है। उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, जिस तरह वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, जो या टोनी ब्लेयर हैं, या जेरेड कुशनर हैं, जो उनके सन इन लॉ हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के। तो बोर्ड ऑफ पीस जो है ये अहम होगा, और इसकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कर रहे हैं। तो सर, इस हवाले से अगर पाकिस्तान इस बोर्ड का मेंबर बनता है तो सफारती चैलेंजेस कितने शदीद होंगे? क्योंकि आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर एक जो अवामी दबाव है, ऑब्वियसली उसको बैलेंस भी तो रखना है। पाकिस्तान की पोजीशन इस हवाले से क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान बोर्ड में रह के भी ये कर सकता है, बोर्ड के बाहर से भी पाकिस्तान इस वक्त जो डिप्लोमेसी का हिस्सा है उसमें भी वो कर सकता है। तो एंगेजमेंट वो दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान देखें मुस्लिम दुनिया का बहुत ही अहम मुल्क है। पाकिस्तान उन 8 मुल्कों में शामिल था जिसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कंसल्ट किया ये 20 पॉइंट जो प्लान बनाने से भी पहले। तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट जो सी है वो रहनी चाहिए, और जो ज्यादा एक्सटेंसिव हो तो और भी अच्छा है। और वो पाकिस्तान जो है बेशक ओआईसी के अंदर हो या बायलैटरल सतह पे इन सारे मुल्कों के साथ हो, या अमेरिका के साथ, या यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जहां पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो हर जगह पे बिल्कुल वो पाकिस्तान का किरदार जो है पहले से मजबूत भी हुआ है और रहेगा भी, और होना भी चाहिए, बेशक वो बोर्ड ऑफ पीस में आए या नहीं आए पाकिस्तान। तो वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। सर, इसराइल इस बोर्ड को यकसर मुस्तरद कर चुका है, तो कैन अ पीस मैकेनिज्म वर्क विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑक्यूपाइंग पावर? जी, इससे मुश्किल तो होगी, इसलिए कि जाहिर है इसराइल, ये मुआहदा जो था इसराइल और हमास के बीच में ही था, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के 20 पॉइंट पीस प्लान की रोशनी में किया गया। अब अगर इसराइल जो है उससे विड्रॉ करता है, और वहां पे बहुत ज्यादा मुखालफत मौजूद है अभी जो इस वक्त इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, ये तो हमें मालूम है, वहाँ की जो अपोजिशन है, बल्कि अब कोई जो ऐसी पार्टियां जो कोलिशन में शामिल हैं इस वक्त उनके नेतन्याहू के, वो बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे हैं बहुत से अमूर की जो प्रेसिडेंट ट्रम्प करना चाहते हैं। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प पे मुनहसर है कि वो किस तरह से, बिकॉज उनका बहुत ज्यादा रेपो है उनकी नेतन्याहू के साथ, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, अमेरिका पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इसराइल। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है ना, जो इस वक्त उनकी महारत और उनकी जो उनसे ना इन्फ्लुएंस, अब उनको वक्त है कि उनको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह वो इसराइल को, क्योंकि बाकी अगर उनके साथ चलने पे तैयार हैं तो फिर इसराइल को भी उनको अपने साथ लेके चलना होगा, और उसके लिए उनको जो भी अमेरिका के सारी लेवरेजेस हैं वो बरूए कार लानी होगी। सर, आपको खदशा नहीं कि ये बोर्ड ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा, अगर हम कहें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फोरम बन सकता है? क्योंकि इसको बहरहाल लीड तो ट्रम्प साहब ही कर रहे हैं, और ट्रम्प का गजा और हमास से मुतालिक रवैया सबके सामने है कि वो बराह रास्त कई बार धमकियां लगा चुके हैं और इसराइली हमलों को दुरुस्त भी कह चुके हैं। ये देखें, वो तो है, मतलब अब मसला ये होता है डिप्लोमेसी में कि अब चारा क्या है, वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। इसी तरह डिप्लोमेसी में भी आपको देखना पड़ता है कि क्या मुमकिनात में से है इस वक्त। अगर अब ये ट्रम्प नहीं करेंगे तो, और ठीक है, वो बेशक वो उनका झुकाव इसराइल की तरफ है, लेकिन फिर वहां पे जंगबंदी और कौन करवा सकता था? क्या ये जो इस वक्त है प्रोसेस को आगे लेके और कौन जा सकता है? तो मतलब इस वक्त जहां वो बैठे हैं फलस्तीनी गजा में, देखें वहां पे उनकी जो हालत है, बेचारे जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त है लिटरली। वहां पे देखें किस तरह इन्फेंट्स की रोज हाइपोथर्मिया से डेथ्स हो रही हैं। वहां पे इस वक्त जो है ना अशय खुर्दनोश की शदीद किल्लत है, और जिस तरह मैंने कहा, ना बिजली है, ना इस वक्त पानी है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल्स हैं। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल में सबसे पहले तो ये जरूरी है कि वहां पे रिहेबिलिटेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, और अगर उसमें से प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि ये एक रास्ता निकलेगा। सर, इस खत्ते में एक और भी बड़ा मसला है, वो है ईरान और अमेरिका का, जो अब एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ईरान से मुतालिक साबिक अमेरिकी सफीर के दावे को आपके जाविये से देखते हैं, जो ये वार्निंग दे रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला कर सकते हैं। इज दिस स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक तैयारी है एस्केलेशन के लिए? मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखें अगर इस तरह की चीजें करनी होती तो जब ये इजराइल ईरान वॉर हुई थी
उस वक्त बहुत ज्यादा टारगेटेड असैसिनेशन उन्होंने की थी इजरायलीज ने, उनके चीदा जनरल्स, चीदा इंटेलिजेंस के जो बहुत ही ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स हैं, टॉप साइंटिस्ट, उनको उन्होंने असैसिनेट किया था। तो उस वक्त ये बात चली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये रिपोर्ट्स यही आई थी कि अमेरिका ने डिलिबरेटली जो है ना इस चीज की कोशिश की थी कि जो है ना सुप्रीम लीडर जो है उन पे कोई अटैक ना हो, क्योंकि उससे देखें ईरान में वो भी नहीं चाहेंगे कि केओस आ जाए। और फिर दूसरी चीज ये है कि सिर्फ एक, अगर लेट्स से उनका रजीम चेंज उनका मकसद है, वो उनको भी पता है कि सिर्फ एक जो है ना सुप्रीम लीडर पे तो बेस नहीं है, सिर्फ पूरा वहां पे एक पूरा सिस्टम है, वहां पे बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे फिर अवाम का भी एक हिस्सा जो है बड़ा हिस्सा वो अभी भी सपोर्ट करता है जो वहां पे इस वक्त रजीम है उनको। तो वो इसलिए अगर उनको रजीम चेंज की कोई सूरत नजर आती तो वो इंटरवीन करते। ये तो मैंने पहले भी अपने कमेंट्स में कहा था कि वो स्ट्राइक्स जो है उस सूरत में ही करेंगे, मेजर स्ट्राइक्स और एक ब्रॉड बेस्ड स्ट्राइक्स, जब उनको लगेगा कि जी वो करने से एक रजीम चेंज हो सकता है। अगर वो नहीं हो, उनको लगा कि नहीं हो सकता, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि प्रेशर डाल के न्यूक्लियर इशू पे और मिसाइल्स इशू पे मैक्सिमम कंसेशंस लें। बिल्कुल सही सर। और सर पाकिस्तान जो कि ईरान का हमसाया है और अमेरिका से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करना। तो इन केस ऑफ एस्केलेशन वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड डिप्लोमेटिकली? देखिए पाकिस्तान का तो लॉन्ग स्टैंडिंग इस पे स्टैंड है, पोजीशन है, और वो ये है कि जी ये जो है ना एक तो इंटरनेशनल जो लॉ है वायलेट नहीं होना चाहिए, मुल्कों की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और सोवरेनिटी है, यानी कि इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी, तो उसको किसी तरह से भी आप जो है वायलेट ना करें। जो है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के हिसाब से भी ऐसे ही है, उसमें भी क्लियर है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। अगर इस तरह के कोई मिसाइल हैं तो उसका हल ये होता है कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मसला लेके जाएं, वो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, जिस तरह पहले गया भी है ये ईरान का न्यूक्लियर इशू यूनाइटेड नेशंस के पास गया पहले, और वहीं पे एक बार तो देखिए हल भी कर लिया था इन्होंने, एक मुआहदा हो गया था, फिर अमेरिका ने उस मुआहदे से विड्रॉ किया और उसके बाद फिर वो मसला दोबारा से फिर उभर के सामने आ गया। तो हल तो अभी भी यही है कि उसको या तो बायलैटरल आपस में निगोशिएशंस करें या फिर यूनाइटेड नेशंस के एम्बिट से करें, लेकिन किसी और तरीके से करना और यूज ऑफ फोर्स के थ्रू करना है, वो तो फिर इंटरनेशनल लॉ की भी और यूएन चार्टर की भी और इंटरनेशनल नॉर्म्स की भी और जो है ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी, सबकी ही वायलेशन होगी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर जौहर सलीम मौजूद थे। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।